हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। टुडे our topic will be measures of central tendency. मैं आप सबके कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस देख रही थी बिफोर स्टार्टिंग। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज गुनीत कौर एंड we'll try to cover the maximum portion of this unit, and I'll cover almost all the major areas that are important for examination point of view. एंड एज आई टोल्ड yesterday, जैसे आपको कल बताया था, लास्ट 15 minutes of this lecture session will be for your queries, your doubts, anything that you would like to know. And let's start, and we'll be going very slowly. हम बहुत आराम से जाएंगे. कोई भी डाउट आता है, just write a note, make a note of it, and last 15 minutes are for your queries. So let's start. Measures of central tendency. As you can see, a measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. So measure of central tendency होता क्या है? एक सिंगल वैल्यू जो आपके पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करती है. फॉर एग्जाम्पल, हम सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड. सो बेसिकली it's a revision of all that you have learned in your 11th grade. जो भी आपने पढ़ा है पहले, that everything is important and is there in your syllabus. So measure of central tendency एक वो वैल्यू होती है जो आपके पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करती है. एंड बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन, जैसे आपको पता है मीडियन क्या होता है. मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ योर एंटायर डेटा सेट. So let's move on. We have three measures of central tendency. हमें पता है mean, median and mode. So mean is further of three major types. Mean can be arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. Arithmetic mean is further classified into simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. See students, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम्स में अर्थमेटिक मीन भी आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी आ सकता है, हार्मोनिक मीन भी आ सकता है. सो ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थमेटिक मीन पे ही फोकस होगा. So ये हमें स्टार्टिंग क्लियर है that we have three measures of central tendency: mean, median and mode. And mean is further classified into arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन हमें पता है टू टाइप्स का है, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वन इज वेटेड अरिथमेटिक मीन. सो लेट्स स्टार्ट अरिथमेटिक मीन. व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? द मीन ऑफ a set observation is their average. हम मीन को एवरेज भी कहते हैं ना. एवरेज क्या होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप जैसे ही फॉर्मूला देखोगे, इट विल क्विकली गिव यू अ रिकैप व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड. हमें पता है मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, एक इंटायर डेटा सेट का एवरेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एवरेज स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 50, it means it's an average. It can never be like students are only 5 in a class. When average is 50, तो इसका मतलब है students are more or less near to 50, maybe 60, maybe 40. So that is an average or arithmetic mean. So arithmetic mean can either be two types. Arithmetic mean can either be simple arithmetic mean or weighted arithmetic mean. So students, ये बहुत बार आएगा, कुछ कैलकुलेशन सिंपल अरिथमेटिक होगा, समथिंग इज सिंपल, समथिंग इज वेटेड. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वेटेड है, एज द नेम सेज, नाम कहता है ना वेटेड है. वेटेड मीन्स कुछ वेट्स असाइन है, कुछ क्वांटिटीज असाइन है उन वैल्यूज को. सिंपल मीन्स देयर इज नो वेट असाइन टू इट, नो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज आर असाइंड टू इट. अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन.
वन मोर थिंग, जब भी हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं, मीन करें, मीडियन करें, मोड करें, तो हमेशा हमारे पास 3 सीरीज होंगी जिन पे हम फोकस करेंगे. वन इज आवर इंडिविजुअल सीरीज, हमें पता है. सेकंड क्या है? डिस्क्रीट सीरीज. एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. सो हम सारे स्टेप्स, सारे मीन, सारे मीडियन, सारे मोड, हम सारे ये तीनों सीरीज में डिस्कस करेंगे. तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे. इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है जब सिर्फ हमारे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होती है. डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक्स वैल्यूज भी होती हैं, उनकी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी भी होती है. एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है? जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? क्लास इंटरवल्स. कुछ याद आया आप सबको? So let's start first calculation of simple arithmetic mean for individual series. देखो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. या तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, या हम अज्यूम मीन मेथड यूज करें जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं. उसमें हम कैसे निकालते हैं? एक वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं विच इज नोन एज ए, देन वी कैलकुलेट डेविएशन. डेविएशन कैसे निकलता है? मीन माइनस द अज्यूम्ड वैल्यू, देन समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन. ये हमारा क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड. सो एक क्वेश्चन देखें इस पे. हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज निकालने के लिए मीन हमारे पास दो मेथड हैं. वन इज अ डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज अ शॉर्टकट मेथड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 1. देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आपके पास कुछ सीरीज है 1 to 10, हाउस नंबर और सीरियल नंबर, एंड देन यू हैव इनकम. सो वी जस्ट हैव वन ऑब्जर्वेशन. आप देखोगे हमारे पास इस केस में कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, सिर्फ एक एक्स वैल्यू है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है. तो इससे हमें समझ आ गया कि ये तो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वाला केस है. अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. The following table gives the monthly income of 10 families. तो हमें पता है हमारे पास n कितना है? n is our number of observation is 10 in a town, और हमारे पास income है. अब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, डायरेक्ट मेथड का अगर हम यूज करेंगे, 1 मिनट, देखिए डायरेक्ट मेथड को हम यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो एक्स क्या है हमारे पास? ये सारी इनकम. व्हेन वी ऐड ऑल दीज इनकम डिवाइडेड बाय एन, हमारा क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. देखिए, सी, लेट इनकम बी डिनोटेड बाय एक्स. हमारे पास हाउस नंबर 10, सो 10 इज आर एन. समेशन ऑफ एक्स जब हमने कैलकुलेट करा, सारी वैल्यूज को ऐड करा, समेशन मीन्स एडिशन, हमारे पास वैल्यू आई 2,19,690. सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड आपका मीन क्या हुआ? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. समेशन एक्स इज 2,19,690. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एन 10, तो आपका मीन क्या आया? 21,969. मीन को हम एवरेज भी कहते हैं. सो आवर एवरेज इनकम इज 21,969. सी स्टूडेंट्स, व्हेन एवरेज इज 29, तो आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट अमाउंट क्या है? लोएस्ट वैल्यू इफ आई कैन फिगर आउट इज वी हैव 14,690. इससे ज्यादा तो कोई लोएस्ट वैल्यू नहीं है. और हाईएस्ट क्या है हमारा? 35,000. और हमारा एवरेज क्या निकल के आया? 29,000. नियर अबाउट बोथ दीज वैल्यूज आर एवरेज इज 21,000. सो आप देखोगे इट्स नियर टू 14 एंड नियर टू 35, नॉट अ ह्यूज वेरिएशन. इसीलिए मीन को हम एवरेज कहते हैं. सो डायरेक्ट मेथड से क्लियर हुआ. आपको क्या करना है? एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. अब सेकेंड मेथड से ट्राई करें यूजिंग आवर assume mean मेथड और शॉर्टकट मेथड. सी, so using shortcut method there are simple steps. ये steps सारे आपको एक बार recap आ जाएगा. You have already done it in your 11th grade. So step 1 देखते हैं. Take an assume mean.
फर्स्ट स्टेप इज आप एक कोई भी वैल्यू को अज्यूम करो, टेक इट एज ए। अब ये जो आप वैल्यू अज्यूम करोगे, ये जरूरी नहीं है कि ये उस एक्स वैल्यूज जो क्वेश्चन में हो उसमें से हो। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू समथिंग नियर टू द एक्स आप अज्यूम कर सकते हो, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि ये आपको गिवन हो या एक्स, कोई भी एक्स को आपको लेना है, आप कोई भी रैंडम वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। स्टेप 2, take deviation of items from the assumed mean and denote the deviation by d। आपको क्या करना है, आपको d कैलकुलेट करना है, और वो हम कैसे करेंगे, आपने जो भी वैल्यू अज्यूम करी उसको आप लेस करते जाओगे अपनी x वैल्यू से। सो d इज इक्वल टू x माइनस a। Any value, whether existing in the data or not, can be taken as the assumed mean. So, assumed mean आपका कोई भी value हो सकती है, वो आपका data में given हो या ना हो। Step 3, obtain sum of deviations। आपको deviations निकालनी है, sum करना है उनका, sum means addition। Step 4, आपको formula apply करना है। हमारा क्या formula होता है, mean is equal to assume a जो आपने assume mean लिया प्लस समेशन ऑफ d डेविएशंस डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो हम वही वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास 10 हाउस नंबर्स थे, एंड हाउस नंबर के अगेंस्ट हमारे पास इनकम थी, 10 इनकम्स हैं। अब हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, तो आप देखो यहाँ पर डेटा में हमारे पास 18,000 है, नहीं है ना, तो रैंडमली इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी वैल्यू पिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आप रैंडमली कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 18,000 एज्यूम करा। देखो इस डेटा में 18,000 नहीं है, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डेटा में से ही पिक करो। अब डेविएशंस कैसे निकलेंगी, x माइनस ए, ये हमारी x वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू 14,780, मैंने अज्यूम क्या करा 18,000, सो x माइनस ए वैल्यू आई 3,220। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू है 25,760, ये मेरा x है, x डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए इज 18,000, 7,760। समझ गए कैसे निकालना है, सिंपल मैथ्स, x माइनस ए करना है। ये सारे आप जब कैलकुलेट करोगे, सो हमारा फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ डेविएशन कितना आया हमारा 39,690। आपने अज्यूम कौन सी वैल्यू करी थी, सी, आपने जो भी ए अज्यूम करा था यहाँ पर 18,000, तो यही 18,000 यहाँ लिखोगे फॉर्मूला में, मीन इज इक्वल टू अज्यूम वैल्यू 18,000 प्लस समेशन ऑफ डेविएशन 39,690। एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास 10, सो 18,000 प्लस 39,690 डिवाइडेड बाय 10, आपकी एवरेज इनकम आ गई 21,969। सी स्टूडेंट, जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा था तो भी हमारा रिजल्ट सेम था, एवरेज इनकम यही थी 21,969। अब जब हमने शॉर्टकट मेथड या हमने अज्यूम मीन मेथड यूज करा, देन आल्सो आवर एवरेज इनकम इज सेम। सो इज इट क्लियर, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में समझ आया, हम दो मेथड से ये निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करो या आप अज्यूम मीन मेथड यूज करो। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन होगा। सो इसमें भी हमारे पास दो सेम मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट्स देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या है इंडिविजुअल से। डिस्क्रीट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होती, सो हमारे फॉर्मूला में भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पहले फॉर्मूला क्या था हमारा डायरेक्ट मेथड का, मीन इज समेशन x बाय n, बट अब यहाँ हम डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मीन इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय x वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ x वैल्यूज होंगी, कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को x से, उनका टोटल, उनका समेशन डिवाइडेड बाय n इज आवर मीन, और हियर दिस n इज
समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की तरह हम n काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा जो n होता है दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, जो भी आप अज्यूम करोगे वैल्यू, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। वहां सिर्फ डेविएशन था in individual observation. Now in this case frequency will be multiplied to the deviation divided by n. So deviation हमें पता है कैसे आता है, x minus a and n is summation of frequency. So करें एक question इसका. Let's take an example of discrete series. Students, from the following data of the marks obtained by 60 students of a class, calculate the arithmetic mean. हमारे पास मार्क्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 8, 30 के 12, 40 के 20। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। These are your x values, this is your f frequency. अब हम कैलकुलेट करते हैं arithmetic mean using direct method. Using direct method हमारे मार्क्स हो गए x values, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द x values, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8, मार्क्स हैं 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 360, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 800। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर करना है x मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू x 2460। और यहाँ n क्या है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स n हम ये नहीं ले सकते, 3 4 5 6 हमारे पास सीरियल नंबर है और 6 हमारे पास वैल्यूज हैं। n विल ऑलवेज बी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं, राइट। सो हमारा मीन आया समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n, समेशन fx आया 2460 डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 60, एवरेज मीन आया हमारा 41। सो एवरेज मार्क्स इज 41। अब हम सेकेंड मेथड यूज करें यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। जैसे हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में करा, जस्ट लाइक दैट पहला स्टेप क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे टेक एन अज्यूम्ड मीन। सेकेंड स्टेप, टेक द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम द अज्यूम मीन एंड डिनोट द डेविएशन बाय d। पहले आप कोई भी एक a अज्यूम करो, उसके बाद उसको उसमें से डेविएशंस निकालो, x माइनस a करो, देन जो डेविएशंस आएंगी मल्टीप्लाई दीज डेविएशन विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब ये डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पर एक ही चेंज है, दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द डेविएशंस विद द फ्रीक्वेंसी and take the total. Now divide the total obtained in third step by the total frequency. Question देखें, C. हमारे पास मार्क्स थे 20, 30, 40, 50, 60, 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 20, 10, 6, 4। नाउ इन दिस केस मैं अपने x वैल्यूज में से ही अज्यूम कर रही हूँ एक वैल्यू, दैट इज माय अज्यूम मीन इज 40। सो मैंने a अज्यूम करा 40। नेक्स्ट मैंने डेविएशंस कैसे निकलती हैं, x माइनस a, x क्या है 20 और मैंने अज्यूम क्या करा 40। सो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0। देखो डेविएशंस कैसे निकलती है, x माइनस a कर रहे हैं हम, a क्या है हमारा, हमने 40 को अज्यूम करा, राइट। सो हमारी डेविएशंस आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी into deviations। ये जो हमारी deviation आई -20, this will be multiplied with the 8। So 8 into -20 is -60, 12 multiplied by -10 is -120 and so on। आप इसको multiply करोगे
आपके पास समेशन ऑफ एफ डी आएगा, देन आप इनको ऐड करोगे, समेशन मीन्स एडिशन, और हमें पता है एन क्या होता है, एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा याद रखेंगे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हमारा assume mean मेथड से मीन इज ए क्या था, assume हमारा 40, समेशन ऑफ एफ डी आया 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन फ्रीक्वेंसी 60। सो इसे सॉल्व करेंगे, एवरेज मार्क्स हमारा 41। स्टूडेंट रिजल्ट विल बी सेम, आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, assume mean मेथड यूज करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। इट्स अप टू यू विच मेथड यू वांट टू यूज। चलो नेक्स्ट, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज कर लिया, डिस्क्रीट सीरीज कर लिया, अब करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। ये जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज सिंपल अरिथमेटिक मीन। See students, so in continuous series mean may be computed by applying any of the following methods. So अभी तक स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड होते थे मीन कैलकुलेट करने के लिए, वन इज डायरेक्ट, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड और assume mean मेथड, राइट। नाउ वी हैव वन मोर मेथड जो आपने सुना है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय एन। सो हियर व्हाट इज एम, एम क्या होता है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, वी हैव टू फाइंड आउट दैट मिड पॉइंट, जिस मिड पॉइंट को हम x भी बोलते हैं। हम क्लास इंटरवल अगर हमें 0 to 10 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट। कैसे होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा मिड पॉइंट क्या आया 0 to 10 इंटरवल का 5। So m is r that midpoint of various classes, f is the frequency of each class, and n is your total frequency. Just like in discrete series, n हमेशा क्या होगा आपका summation of frequency. Individual observation में आपके पास frequency होती ही नहीं है, इसलिए n हमारे number of items होते हैं, right? So direct method का formula समझ आया, mean is summation of f multiply by m divided by n. So let's look at one example. Example number 3. From the following data, compute arithmetic mean by direct method, shortcut and step deviation method. So आपको तीनों method use करना है and calculate करना है arithmetic mean using direct method, shortcut method and step deviation method. So let's start. हमारे पास marks हैं, क्वेश्चन में गिवन है मार्क्स क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 40 to 50 and 50 to 60 एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, 25, 30, 20, 10, राइट। सो पहले हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमें पता है, समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय एन। सो हमारे पास जो क्लास इंटरवल था 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, हमने सबसे पहले m कैलकुलेट करा। m इज द मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 बाय 2 5, 10 plus 20 divided by 2, 30 by 2 is 15, 20 plus 30, 50 by 2, 25. Easy. मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज m, वी हैव m राइट नाउ। अब हमारे पास m है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 5, 10, 25 एंड सो ऑन। अब हम क्या निकालेंगे, f मल्टीप्लाई बाय m, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे m से, 25 150, 5 into 5 25, 15 into 10 150, 25 into 25 625, 35 into 30
1050। आप ये सारी कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपके पास इन सब का टोटल, दिस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय m इज 3300। और n क्या है, n क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी है इनका एडिशन करेंगे तो आएगा हमारे पास n। So 3300 divided by 100 is 33, which is your mean using direct method. So अब हमने डायरेक्ट मेथड जब लगाया कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो हमारे पास मीन कितना आया, 33। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो मूविंग ऑन, शॉर्टकट मेथड। जब कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो हमारा क्या स्टेप्स होंगे, शॉर्टकट मेथड को हम क्या भी बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय n, राइट। अब यहाँ पर a is assume mean, n is total number of observation, D is deviation of midpoint from assume mean. Students, only difference is यहाँ पर भी आपको deviation x minus a वाला ही करना है, but यहाँ पर instead of saying x यहाँ पर हम m कहेंगे क्योंकि हमें x given नहीं है, हम calculate कर रहे हैं। यहाँ पर x को replace कर रहा है deviation में m क्या है, class interval का midpoint. So D is deviation of midpoint from assume mean. अब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, सेम क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी भी है। अब हमने m निकाला मिड पॉइंट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 30 बाय 2 15, हमने m निकाला, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब डेविएशन, अब सबसे पहले डेविएशन के लिए हमें कोई एक वैल्यू अज्यूम करना होगा। हमने अज्यूम करा, लेट्स सपोज 35 ए अज्यूम करा, अज्यूम मीन इज 35। अब हम डेविएशन निकालेंगे m माइनस से, जैसे हम पहले x माइनस से करते थे, अब यहाँ पर x नहीं है, हमारे पास m है मिड पॉइंट, सो हम m माइनस से करेंगे। 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35, 35 क्योंकि हमारा a है, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0 एंड सो ऑन। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी डेविएशंस। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड विद द डेविएशन। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है एंड डेविएशन इज 30, सो 5 इंटू माइनस 30 इज माइनस 150। फ्रीक्वेंसी 10 है, डेविएशन माइनस 20 है, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज माइनस 200, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस 250 एंड सो ऑन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन आ जाएगा। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, इन सबका टोटल जितना भी आपके मल्टीप्लाई करके टोटल आया एफ टी का, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास समेशन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा विच इज माइनस 200। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस समेशन एफ डी बाई एन, एन हमें पता है 100, समेशन एफ डी हमारा आया माइनस 200 और हमने कौन सी वैल्यू अज्यूम करी थी, 35 सी, यहाँ पर हमने a 35 अज्यूम करा, so 35 माइनस 2 33। सी स्टूडेंट्स, यूजिंग शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड हमारा मीन आया 33। जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज करा था तभी भी हमारा मीन था 33। यूज एनी ऑफ द मेथड अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कौन सा मेथड यूज करना है, आप कोई भी मेथड यूज करें, द आंसर विल बी सेम। सो अब हम थर्ड मेथड यूज करते हैं विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ multiply by deviation divided by n multiply by I. Students, assume mean method और step deviation method में एक step और बढ़ गया। यहाँ पर आपका यहाँ तक formula same है, but यहाँ पर deviation is different and multiply by I. So I क्या है यहाँ पर, class interval,
डी क्या है? अब यहाँ पर डेविएशन में चेंज है, डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम अज्यूम मीन। यहाँ तक तो हम करते थे m माइनस ए करते थे डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अब यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ जो डेविएशन आएगी उसको हम m माइनस ए तो करेंगे ही, प्लस उसको डिवाइड करेंगे हम क्लास इंटरवल से, और फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे i से। i इज योर क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल होता क्या है? अब देखो क्लास इंटरवल अगर 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, इन सारे सिनेरियोज में आप देखोगे 10-10 का गैप है। अगर 0 to 5, 5 to 10, 5 to 15 है, तो इन सब में हमारे पास कितना कितना गैप है? 5-5 का। So in this case our class interval is 5 when the grouping is 0 to 5, 5 to 10, and when grouping is 0 to 10, 10 to 20, so our class interval is 10. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर्मूला याद रखो सबसे पहले। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालेंगे हम a प्लस समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय n इंटू आई यूजिंग द सेम एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल को हर मेथड से सॉल्व करा है ताकि आपको और इजीली समझ आए। मार्क्स है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 30। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो गैप कितने का है? 10 10 10। सो आवर क्लास इंटरवल इज 10, राइट। फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकालने हैं। 0 to 10 का 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट 25 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप इज हम m माइनस ए करेंगे। m माइनस ए हमने 35 एज्यूम करा तो m माइनस ए की वैल्यूज आई। अब यहाँ पर डेविएशन, शॉर्टकट मेथड में m माइनस ए ही हमारा डेविएशन होता था, बट स्टेप डेविएशन मेथड में डेविएशन होगा m माइनस ए, जो भी आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय i। आपके पास इंटरवल कितना है? 10। तो ये सारी वैल्यूज को आप 10 से डिवाइड करोगे जब -30 डिवाइडेड बाय 10 आया -3, -20 डिवाइडेड बाय 10 करा -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 करा -1। द ओनली डिफरेंस यहाँ पर जब m माइनस ए आएगा उसको आप इंटरवल से डिवाइड करोगे i से, देन इट इज नोन एज योर डेविएशन। So now multiply these final deviations with the frequency। आप इसको multiply करोगे frequency से। So आपके पास frequency multiply by deviation, frequency कितनी है? 5 multiply by -3, आपके पास frequency into deviation आया -15। नेक्स्ट आपके पास frequency है 10, deviation है -2, so 10 -2 -20। नेक्स्ट frequency है 25 एंड deviation है -1, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन आया -25 एंड सो ऑन। आप जब इनका टोटल करोगे सारी वैल्यूज का तो आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन विच इज 20। सो अब हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n इंटू आई। ए हमने अज्यूम करा 35, समेशन एफ डेविएशन आया -20, n क्या होता है हमारा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n है 100। क्लास इंटरवल कितना था? 10 का गैप है ना यहाँ पर, 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, ये सब आप देख सकते हैं। When we solve this, our answer is 33. So students, this was mean। अब हमने मीन तीनों मेथड से कैलकुलेट करा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में भी करा हमने, डिस्क्रीट में भी देख लिया एंड कॉन्टिन्यूस में भी देख लिया। सो स्टेप डेविएशन मेथड आपका सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही एप्लीकेबल है, हमेशा याद रखना। एंड विच एवर मेथड यू यूज, इधर यू यूज डायरेक्ट, आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए या आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए या आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, your answer will remain the same। So I hope आप लोगों को arithmetic mean, simple arithmetic mean समझ आया with 3 series, individual हो, discrete हो या continuous series हो। I hope it's clear। So moving on with the next topic, मैं आपको I'll take you back to our first slide। See, हमने यहाँ से start करा। That is our objective of today's session। Our goal is to complete this chart
We have to work on mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and more. This all the things that we have to cover up today. ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है. अभी हमने क्या करा, अरिथमेटिक मीन का सिंपल हमने कवर कर लिया. So let's start with the second part of arithmetic mean, that is weighted arithmetic mean. Okay students, start करें weighted arithmetic mean. This is a slide for weighted arithmetic mean. So students, I already told you दो चीजें होंगी हमेशा, एक simple होगा एक weighted होगा. But the point is, what is the difference between simple? जब भी simple calculation होगा किसी भी चीज का, simple means all the values, all the observation are of equal importance. जितनी भी आपके पास values हैं, जो भी आपके पास observations हैं, data है, उन सबकी equal importance है. But whenever there is weighted arithmetic या weighted something, weighted values का मतलब है there is not equal importance. कोई वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्यादा क्वांटिटी है, उस पर ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू द अदर वैल्यूज. अब बहुत ध्यान से रीड आउट करेंगे weighted arithmetic mean. So in the computation of arithmetic mean, we give equal importance to each item. So हम arithmetic में कहते हैं कि हम equal importance देते हैं to each item in the series. अब एक example देखिए. Raja Toy Shop sell toy cars at ₹3 each, toy locomotives at ₹5 each, toy aeroplane at ₹7 each, and toy double decker at ₹9 each. जो राजा टॉय शॉप है वो कार्स बेचती है ₹3 ईच में, लोकोमोटिव्स ₹5 ईच, एरोप्लेन 7 ईच एंड डबल डेकर एट 9 ईच. ये सारे टॉयज के प्राइसेस हैं. अगर कार लेते हो यू बाय वन टॉय का, दैट्स फॉर ₹3. अब लोकोमोटिव्स 5, एरोप्लेन 7, सो इंडिविजुअल प्राइसेस गिवन है. अब आपको एवरेज प्राइस निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है. अगर द टॉय शॉप सेल्स 4 टॉयज, 1 ऑफ ईच, वो 4 टॉयज बेच रही है, सारे अलग अलग टाइप्स के एक टॉय, 1 कार, 1 लोकोमोटिव, 1 एरोप्लेन एंड 1 डबल डेकर. सो नॉर्मल मीन हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, 3 + 5 + 7 + 9, summation of all the prices divided by number of items. कितने आइटम सेल करी है उन्होंने, 4, 1 एरोप्लेन, 1 कार, 1 लोकोमोटिव, 1 डबल डेकर. so हमारा एवरेज प्राइस क्या आया टॉय का, 24/4 is 6. Agreed? This is your simple average mean जो हम करते आ रहे थे, arithmetic mean. Now, but if the shop sells 100 toys, 50 cars, 25 locomotives, 15 aeroplanes and 10 double decker, the importance of the 4 toys to the dealer is not equal as a source of earning revenue. अब आप स्टूडेंट्स इस केस में देखो, अब जब यहाँ पर जो वो क्वांटिटी सेल कर रहा है दैट इज नॉट सेम. वहां पर अर्लियर केस में ही वाज सेलिंग 1 कार, 1 type of toy each, 1 car, 1 aeroplane, 1 double decker, 1 locomotive. but now अगर shopkeeper 100 toys sell कर रहा है जिसमें वो 50 तो cars कर रहा है, 25 locomotives and 15 aeroplanes and 10 double decker. अब आप यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा क्या सेल कर रहा है, 50 cars, and सबसे कम क्या सेल कर रहा है, 10 double deckers. so in fact their respective importance is equal to the number of unit of each toy sold. That is, the importance of toy car is 50, the importance of locomotive is 25. जब हमारे पास quantities given है, now he is not selling 1 each, सबको equal importance नहीं given है. यहाँ पर वो कार्स को 50% वेटेज दे रहा है, 10% डबल डेकर को दे रहा है, 25% he is giving to locomotives and 15% weightage to aeroplanes. So this concept is known as weighted arithmetic mean. Weighted means when you assign weights, when you assign quantities to the items you sell. Okay, moving on.
So these 50, 25, 15, 10 are the quantities. ये जो आपकी quantities हैं उन्होंने 50 कार सेल करी, 25x, 15y and 10z, इनको हम क्या बोलते हैं? Weights represented by simple symbol weight, and summation weight represents the sum of weights. So weighted mean का formula क्या है? जब भी question में आपको बोला जाए calculate the weighted mean, तो हम कैसे निकालेंगे? Summation, होल का समेशन आपको क्या करना है? जो भी वेट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करो उनकी वैल्यू से, वेट इंटू एक्स, देन वेट 2 इंटू एक्स 2, वेट 3 इंटू एक्स 3, इन सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय वेट्स, weight 1, weight 2, weight 3. So summation of weight into x divided by summation of weight is your weighted mean. So this is the formula that you have to remember, that weighted mean is equal to summation of weight into x divided by summation of weight. So where weight 1, weight 2, weight 3 are weights, and x1, x2, x3 represent the price of varieties of toy. हम स्टूडेंट्स वही वाले एग्जाम्पल को देखते हैं. कार का प्राइस क्या था? 3, लोकोमोटिव्स का 5, डबल डेकर का 9 एंड एरोप्लेन का ₹7 ईच. नाउ टॉय शॉप ने कितना सेल करा? 50 कार सेल करी. क्वांटिटी है ये, वेट कह सकते हैं इसे. लोकोमोटिव्स, प्राइस ऑफ वन लोकोमोटिव इज ₹5, बट उन्होंने कितने नंबर ऑफ टॉय सेल करे? 25 लोकोमोटिव सेल करे, 10 डबल डेकर सेल करे एंड 15 एरोप्लेन सेल करे. सो हमारे को वेटेड मीन निकालने के लिए क्या करना है? दिस वेट इज योर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स इज योर प्राइस वैल्यूज. इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 50 150, 5 इंटू 25 125, 7, 9 into 10 90 and 7 into 15 105. समेशन ऑफ वेट इंटू एक्स आया 470, और हमारा वेट कितने हैं हमारे पास? वेट इज योर समेशन ऑफ द क्वांटिटीज. कितनी क्वांटिटी सेल करिए? 50, 25, 10, 15, 100. सो आर वेटेड मीन इज 4.70. कैसे आया? समेशन ऑफ वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट. क्लियर है? एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर होगा. What is important कि आप एक बार फॉर्मूला को फोकस करो. See, this is the weighted mean formula. Start करें. Next example, example 4. So a contractor employs 3 types of workers. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 3 टाइप्स के वर्कर एम्प्लॉय करता है, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन. To a male worker, he pays 300 per day. So a male worker gets ₹300 per day, female worker gets 250 per day, and a child worker gets 140 per day. Right? 3 टाइप के वर्कर्स हैं, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, एंड उनके पर डे चार्जेस लिखे हैं. पर डे कंपनसेशन है 300 मेल का, 250 फीमेल का, एंड चाइल्ड वर्कर का 140. Next, what is the average wage per day paid by the contractor? Students, अगर ये simple arithmetic mean होता, तो हम कैसे कैलकुलेट करते? सिंपल वे क्या होता? सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का हम क्या करते? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स. वी हैव मेल, फीमेल एंड चाइल्ड वर्कर्स. So we have n will be 3 and our x will be 300, 250, 140. This divided by n is your arithmetic mean. But आगे आप देखो, आपको weights assign करे हैं. Assuming the number of male, female and child workers employed. 20 male workers employed हैं, 15 female workers employed हैं, and 5 child workers employed हैं. These are your weights. The average weight would be. Ab now you have to calculate the weighted mean. So I'll give you a 5 minutes time to try it once before I show you the solution. If you want to note, you can make a note of it. See students, write down this question. And try once. Calculate weighted mean yourself.
There are three types of workers: male, female, children. Male worker को 300 per day मिलता है, female को 250 per day, and child worker gets 140 per day. What is the average wage per day by the contractor? Assuming number of male का weight है 20, female का weight है he is employed for 15, and कितने work and child workers कितने employed है 5. So these 20, 15, 5 is the weight. Now you have to calculate the average wage. एवरेज वेज लिखा है तो आपको मीन कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर वेट से साइन है, क्वांटिटीज बताई हुई है, नंबर ऑफ मेल फीमेल चाइल्ड बताया है, सो इन दिस केस आपको वेटेड मीन निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल गिव यू अ 5 minutes टाइम टू डू इट. So I'll give you 5 minutes time to do it before we start. So students, I hope आप सबने try करा होगा. So let's see the solution of this. Okay. Yeah, I've seen in the question and answer section that most of you have tried it, and I saw that somebody has written the correct answer. So well done. Whosoever was able to find the answer 261.25, very good. So students, यहाँ पर हमारे पास wages per day given है 300, 250 and 140. So ये हमारे wages क्या हुए? This wage is our X, and now we have number of workers. हमारा weight क्या है? 20, 15 and 5. 20 is for male workers and male का average wage है 300 per day. 15 is for female workers, उनका wage per day कितना है 250, and हमारे पास 5 है children and उनका wages per day is 140. So
टाइप ऑफ वर्कर्स आ गए, वेट इनटू एक्स हमने कैलकुलेट करा 6,3750700, समेशन ऑफ वेट इनटू एक्स हमारे पास आया 10,450। सो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ वेट इनटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। सो 10,450 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट कितना है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड है हमारे पास, 20 मेल, 15 फीमेल एंड 5 चिल्ड्रन। सो द टोटल ऑफ ऑल दिस इज 40। हमारे पास वेटेड मीन आया, एवरेज वेज आया ₹261.25। I hope this is clear to all how to calculate the weighted mean. Good job, guys, those who were able to solve it. So let's start with the next section. Our next topic is geometric mean. What is a geometric mean? As you can see, geometric mean is defined as the nth root of the product of n items or values. So, geometric mean is the nth root of the product of n items or values. Geometric mean को हम लिख सकते हैं nth root of x1 multiplied by x2, x3, x4 till xn. So how to solve this geometric mean? Geometric mean के लिए देखो, in real life scenario it's not possible to do. हम कैलकुलेटर में आप देखो कितनी वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन आप nth रूट लेकर आओगे, इसलिए इसको सिंपल करने के लिए हम geometric mean में log यूज करते हैं. So we take log on both sides. Log of geometric mean is equal to log x1 plus log x2 plus log xn divided by n. Again, log of geometric mean is summation log x divided by n. So this is just how to derive the formula. हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज का है. ज्योमेट्रिक मीन होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. डिस्क्रीट सीरीज में क्या चेंज आएगा, वी ऑल नो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन इज एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एंटी लॉग ऑफ summation f log m divided by n. So this is the formula for calculating geometric mean. अब हम geometric mean start करेंगे for all the three series. Individual में कैसे निकालेंगे, discrete में निकालेंगे कैसे and continuous series में. Students, if you remember, हमने कल की क्लास में, previous क्लास में जब mathematics of finance करा था, then मैंने आप सबको बताया था कि हम log कैसे देखते हैं. It's very important to know how you can see the log values using the log table, because not just in your mathematics, आपको log stats में भी आएगा. जैसे अब geometric mean calculate करने के लिए आपको log देखना आना चाहिए, anti log भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं. So those who were not there or not present in yesterday's class, I'll again show you just a quick recap हम कैसे देखते हैं. So आज बहुत ध्यान से देखिए कि log हम कैसे निकालते हैं, because if we don't know the log values, अगर हमें x का log ही नहीं पता, then we'll not be able to calculate the geometric mean. Geometric mean के लिए important है कि हम anti log और log values देखना जानते हों. Right? Start करें एक example से. Like always, हम individual series से start करते हैं. Calculate the geometric mean of the following data. अब हमारे पास individual observation है सिर्फ 2, 4 and 8. हमें क्या निकालना है, geometric mean. पहले तो यहाँ पर देखो individual observation का formula क्या होता है, anti log of summation log x by n. अब यहाँ पर हमारे पास x values given है 2, 4 and 8. हम log x का समेशन करेंगे तो हमारे को log x पता होना चाहिए, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 8 की वैल्यू क्या होती है, एंड देन इन सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे, समेशन log x आएगा डिवाइडेड बाय n. n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3, 2, 4, 8, 3 हमारे पास डेटा है, 3 सीरीज है, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है.
So this value is 0.60206. Now anti-log of this value is our geometric mean. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम log values कैसे निकालते हैं. log 2 कैसे निकालेंगे, log 4 कैसे निकालेंगे, log 8 कैसे निकालेंगे. So students, in yesterday class मैंने बहुत written notes भी लिखे थे step by step में. अब मैं आपको orally बताती हूँ. If you guys are using or having a pen and paper, just write this step. जब भी log निकालना होता है, our first step is count the number of whole numbers in the number given. Count the number of whole number. अब आपके पास 2 को आपको log निकालना है. So 2 में कितने whole number है and कितने decimal number है. 2.000 लिख सकते हैं. So हमारे पास whole number कितना है, 1 ही, एक ही single digit है. So step 1 is count करो कितनी single digit है. आपके पास 1 single digit है. This is your first step. आपने count करा that I have just single digit. इन तीनों cases में आप देखो हमारे पास सिर्फ single digit ही है. And second step is deduct -1 from the counted digits. अब आपने count करा कि आपके पास सिर्फ single digit है, 1 है, 1 2 है, it's a single digit. So इस 1 digit में से आप 1 minus करो तो आपके पास क्या आया, 0. नेक्स्ट आपके पास 4 इज ऑल्सो अ सिंगल डिजिट, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में से 1 माइनस करो, 0. सो इन सारे केसेस में आपका 0 होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका, अगर आप यहाँ देखो 1.8062 में मैं कहूँ मेरा कैरेक्टरिस्टिक या होल नंबर, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. जो होता है आपका पॉजिटिव नंबर या होल नंबर होता है आपका, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक. और मैंटिसा बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट को. 0.8062 को मैं बोलूंगी मैंटिसा. सो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पर 1 है, 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करा, 0. सिमिलरली अगर log 2 निकालना है, 2 इज अ 1 डिजिट नंबर, 2 में से हम 1 डिडक्ट करेंगे. स्टेप 2 इज डिडक्ट -1. तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 1 0. सो अब आपको ये पता चल गया कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो तो है 0. आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो बनेगी आपकी डेसिमल पार्ट. सो स्टेप 3 इज आपको डेसिमल पार्ट निकालना होता है. उसके लिए आप करते हो पेयरिंग. पहली 2 डिजिट पेयर होगी, फिर सिंगल एंड देन सिंगल. अब 2 के साथ तो कोई डिजिट और है नहीं तो हम लिखते हैं 2.000. सो पहले 20 की पेयरिंग होगी, पहली 2 डिजिट, देन 0 एंड देन 0. सो हम लॉग टेबल में 20 को चेक करेंगे 0 पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3010. नेक्स्ट सिमिलरली 40 की पेयरिंग करोगे 0 पर, 40 को चेक करोगे कॉलम 1 में एंड 0 चेक करोगे कॉलम 2 में. स्टूडेंट्स आई विल शो यू. मैं आपको लॉग टेबल दिखाती हूँ तो आपको और इजीली क्लियर होगा. हमें निकालना है log 2. देखिए log 2 निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट तो समझ आया. काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट 1 है तो उसमें से 1 माइनस करा, डिडक्ट करा, 0 आया तो हमें पता है होल नंबर तो हमारा 0 है. आगे जो भी पेयरिंग करके आएगा वो हमारा डेसिमल पार्ट होगा. अब 2 इज सिंगल नंबर तो हम 2.000 लिखेंगे और पहले 20 की पेयरिंग करेंगे. पहले हमेशा 2 डिजिट की पेयरिंग होगी जिसको हम हमेशा कॉलम 1 में देखते हैं. ये लॉग टेबल है, इसमें ये हमारा कॉलम 1 होता है और ये जो हमारी फर्स्ट टॉप रो होती है इसे हम कॉलम 2 कहते हैं. एंड कॉलम 3 क्या होता है हमारा, मीन डिफरेंस. देखिए कॉलम 3 इज आर मीन डिफरेंस. ओके, अब हमारे को log 2 के लिए हमने 20 की वैल्यू चेक करनी है 0 पे. आप देखो 20 की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, 3010. देख सकते हैं 20 की वैल्यू 0 वाले कॉलम में हमारे पास है 3010
और नेक्स्ट हमारी हमने पेयरिंग करी 20 0 0, तो हमने 20 को 0 पे चेक करा एंड नेक्स्ट इज 0। मीन डिफरेंस में कोई भी 0 की वैल्यू नहीं होती, मीन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से होता है, इसलिए हम इसको जो हमारा 20 की 0 पे वैल्यू आती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। स्टूडेंट्स, सो हमारी log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010। सिमिलरली अगर आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप 40 को चेक करोगे 0 पर, log 8 की वैल्यू निकालनी है तो आप चेक करोगे 80 को 0 पर। तो हम क्योंकि 8.00 लिखकर 80 की पेयरिंग करी, 80 की पेयरिंग करी, फिर उसको 0 पे चेक करेंगे, नेक्स्ट सिंगल डिजिट 0 चेक करेंगे, बट मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, इसलिए हमारी वैल्यूज आ गई log 2 की 0.3010, log 4 की 0.6021 एंड log 8 की वैल्यू 0.9031। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ log x विच इज 1.80362। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.60206 का एंटी लॉग। जैसे अभी हमने लॉग देखा, अब हम चेक करेंगे एंटी लॉग। अब एंटी लॉग देखने के लिए हम एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एंटी लॉग देखने के लिए सबसे पहले देखो आपका जो होल नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले हमारे पास क्या वैल्यू है। लॉग में हमेशा डिजिट काउंट होगी, बट एंटी लॉग में नंबर देखोगे। अगर यहाँ पर हमारा एंटी लॉग 5.60206 होता तो मैं 5 में 1 ऐड करती विच इज 6। अब यहाँ पर हम मेरे पास 0 है तो सेकंड स्टेप क्या होता है, ऐड 1। लॉग में डिडक्ट -1, एंटी लॉग में हम ऐड करते हैं +1। सो 0 + 1 हमने करा, हमारे पास क्या आया 1। सो 10 की पावर 1 लिख दो एक साइड पर। अब एंटी लॉग देखने के लिए आप पेयरिंग करेंगे, हम जैसे लॉग में करते हैं, पहले 2 डिजिट्स को पेयर करो, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। तो एंटी लॉग टेबल में सबसे पहले आप 0.60 को देखोगे सेकंड कॉलम में, फिर मीन डिफरेंस 0 है यहाँ पर, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आप 0.60 को 2 पे चेक करो। एंटी लॉग टेबल में देखते हैं हम 0.60 को 2 पर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, इसे हम बोलते हैं कॉलम 1, दिस इज आर कॉलम 1, दिस इज आर कॉलम 2, और मीन डिफरेंस इज आर कॉलम 3। अब हमें देखना है 0.60 की वैल्यू 2 पर विच इज 60। 0.60 को सेकंड कॉलम में देखो क्या आ रहा है 0.399। 0.60 की वैल्यू सेकंड कॉलम में हम देखेंगे 2 पर आ रही है हमारे पास 3999, और मीन डिफरेंस 0 है हमारे पास वहां पर, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सी स्टूडेंट्स, 0.60 की हमने वैल्यू देखी 2 पर, क्या आई थी हमारी 3999। अब हमने जब होल नंबर में 1 ऐड करा तो 10 की पावर 2 करा, 10 की पावर 1 करा था, तो 399 जो भी आपके पास वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 1, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 3.999। सो एंटी लॉग ऑफ 3.999 इज 4। हम लिख सकते हैं 3.9 को। So that's how we can see the log values and anti-log values using the log tables and anti-log tables. So अब हमारा geometric mean आ गया using individual series। अब discrete series में geometric mean कैसे निकालेंगे, anti-log of summation f log x divided by n। See students,
सो इन डिस्क्रीट सीरीज हम एक एग्जाम्पल करते हैं. कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. हमारे पास कुछ एक्स वैल्यूज हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 4, 7, 8, 9, 6, 2. अब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. सो यहाँ पर जो हमारी एक्स वैल्यूज हैं सबसे पहले उनका लॉग एक्स निकालो. देखो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 आपको दोबारा से याद करवाती हूँ. जब भी सिंगल डिजिट होगा उसमें से डिडक्ट -1 करो तो 1 -1 0, तो आपका होल नंबर हमेशा 0 होगा. अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 10, तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं 2, उसमें से 1 माइनस करो तो बचा 1. इसलिए यहाँ के होल नंबर्स ऐसे हैं. एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो डेसिमल पोर्शन है वो आप पेयरिंग करोगे. 50 को 0 पे देखोगे, 60 को 0 पे देखोगे, 70 को 0 पे, 80 को 0 को एंड 10 को 0 पे एंड सो ऑन. सो लॉग एक्स आ जाएगा. फिर जो log x की वैल्यू आएगी उसको आप फ्रीक्वेंसी जो अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f log x आ जाएगा. जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे देन इनका समेशन. समेशन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय log x, जो यहाँ पर आप देख सकते हो आया है 36.1281 डिवाइडेड बाय n. n क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 40. तो हमें अब लास्ट स्टेप क्या निकालना है? एंटी लॉग ऑफ 0.90320. एंटी लॉग भी दोबारा से पहला स्टेप क्या होता है? देखो क्या डिजिट है 0, उसमें +1 करो आया 1, तो 10 की पावर 1 करो क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से. अब एंटी लॉग टेबल में आप थर्ड स्टेप 0.90 को देखो 3 पे. 0.90 को जब हम 3 पे देखेंगे थर्ड कॉलम में हमारे पास वैल्यू आएगी 7998 और मीन डिफरेंस 2 में जब आप थर्ड कॉलम देखोगे ना मीन डिफरेंस को 2 पे तो वैल्यू है 4. जब हम इन्हें ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8002. अब और हमने 10 की पावर 1 करा था क्योंकि 0 में 1 ऐड करा 1 आया, सो हम 10 की पावर 1 रखेंगे. हमारे पास एंटी लॉग आएगा 8.002. डिटेल में हमने लास्ट क्लास में लॉग एंड एंटी लॉग डिस्कस करा था. एंड ये जो नोट्स हैं in like few days these videos will be posted on the SOL site. I think आपको लिंक बता दिया जाएगा, SOL की साइट पर अपलोड हो जाएंगी. देन आप बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग. इज इट ओके? ये अब हमारा आया ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग डिस्क्रीट सीरीज. आगे चलते हैं. कॉन्टिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? हमारे पास x वैल्यूज हैं, x हमारा इंटरवल है क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी है. फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का? कॉन्टिन्यूस सीरीज में एंटी लॉग ऑफ समेशन f log m डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पर x है हमारे पास 9.5 टू 14.5. हम पहले m कैलकुलेट करेंगे. m कैसे निकालेंगे? m इज आवर मिड पॉइंट. सो 9.5 प्लस 14.5 जब हम इसे ऐड करेंगे दिस इज योर 24 डिवाइडेड बाय 2 12. 14.5 प्लस 19.5 बाय 2 17. सो जब आपके पास m वैल्यूज आ जाएंगी आप log m निकालेंगे. जैसे हम x वैल्यूज का log निकालते थे जस्ट लाइक दैट अब आपको log 12 निकालना है, log 17, log 22. पहले इन सबकी log वैल्यूज निकालो, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो. f log m ये सबको आपने मल्टीप्लाई करा. देन हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इज एंटी लॉग ऑफ समेशन f log m डिवाइडेड बाय n. n क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. n इज 105. समेशन f log m कितना आया? आपने जब ये सारा सॉल्व करा 146.749 डिवाइडेड बाय 105. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 1.3976. एंटी लॉग निकालने के लिए स्टेप 1 कौन सी डिजिट है? 1. इसमें 1 ऐड करो 2 आया. 10 की पावर 2 रखो क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे. एंटी लॉग का सेकंड स्टेप क्या होता है? 0.39 पेयरिंग करो. पहले 2 डिजिट्स की पेयरिंग करी फिर सिंगल 0.39 को आप 7th कॉलम में चेक करो.
जो वैल्यू आई विच इज 2.2495 उसका मीन डिफरेंस 6 पे, 0.39 को 6 पे। आई विल शो यू स्टूडेंट्स, आपको और क्लियर होगा। एंटीलॉग टेबल में 0.39 को हम चेक करेंगे 7th कॉलम में, जो वैल्यू आएगी उसका मीन डिफरेंस 6 हमें चेक करना है। ये हमारे पास एंटीलॉग टेबल्स हैं। हमें 0.39 में आप देख सकते हैं 0.39 को 7 पर चेक करना है। 0.39 को 7, फर्स्ट कॉलम 0 का, 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 0.39 7th कॉलम में अगर हम टॉप से देखेंगे हमारे पास वैल्यू आई 0.2495। आप देख सकते हो 0.2495। अब हमारे पास मीन डिफरेंस कितना निकालना है 7 पर। सो 0.39 पर ही आप 7 पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 पर, टॉप पे जाओ, मीन डिफरेंस 7 पर। नीचे आओगे 0.39 को आप जब 7 पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 4। तो 0.39 को ही 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में आप लोगों को चेक करना है। तो 0.39 को 7 पे देखा, 0.2495, 0.39 को जब आप मीन डिफरेंस 6 में देखोगे तो आपके पास आएगा 3। सो 0.248 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 10 की पावर 2 थी तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आया 24.98। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन सिंपल करा, वेटेड करा, जस्ट लाइक दैट अब हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी कवर करेंगे। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी क्या फॉर्मूला होता है? लाइक वेटेड अरिथमेटिक मीन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन विद द हेल्प ऑफ लॉग। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स into weight divided by summation weight। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। हमारे पास डेटा है, हमारे पास x वैल्यूज हैं, हमारे पास वेट है। तो ज्योमेट्रिक मीन वेटेड निकालने के लिए फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ लॉग x इंटू वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। सो सबसे पहले जैसे हम प्रीवियसली क्या करते थे, हमारे पास x वैल्यूज होती थी, हम उनका log x करते थे एंड उनका टोटल करते थे। बट यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल स्टेप है, क्योंकि वेट्स गिवन है, हमारे पास जो x वैल्यूज होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर 260 है तो हम सबसे पहले उसका log निकालेंगे। x वैल्यूज हैं तो log x निकालो, देन मल्टीप्लाई दिस log x वैल्यू विद द वेट। वेट यहाँ 46 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करो log x इंटू वेट। ऐसे जब हम सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे log x इंटू वेट तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन वेट मल्टीप्लाई बाय log x। नाउ दिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। कितने वेट्स गिवन है, टोटल कितना है 46, 10, 8, 20, 12, 4। सो ज्योमेट्रिक मीन वेटेड निकालने के लिए वेट से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले सारी log x वैल्यू को, उनका टोटल करेंगे, आया 233.7706 डिवाइडेड बाय वेट। वेट कितना है 100। जब हम ये सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 2.33770। हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 217.6। सो आई होप दिस इज क्लियर। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल एंड वेटेड। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे को लॉग वैल्यूज एंड एंटी लॉग वैल्यूज देखना आना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मीन इज, एंड द लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम करेंगे मीडियन एंड मोड, हार्मोनिक मीन। देखते हैं हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं और क्या होता है। Harmonic mean is based on the reciprocals of the numbers averaged.
सो हार्मोनिक मीन क्या होता है? जो भी आपकी मीन वैल्यूज होती है ना, उसका रेसिप्रोकल। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं? n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, क्योंकि डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आ जाती है इसलिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय x। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज harmonic mean is n divided by summation of frequency multiply by 1 by m। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे फॉर हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल देखो। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 5, 15, 25, 35 एंड 45। आपके पास x वैल्यूज हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x। आपको रेसिप्रोकल करना है। x जो भी वैल्यूज हैं उसको 1 डिवाइडेड बाय 5 करो 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 15 करो 0.067। जब आप इसका टोटल करेंगे आ जाएगा 0.358। सो हार्मोनिक मीन क्या है? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 डिवाइडेड बाय 0.358। आपका हार्मोनिक मीन आ गया 14। सो बेसिकली इसमें आपको रेसिप्रोकल लेना है x वैल्यूज का एंड ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम एक एग्जांपल करते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। अब आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है। x वैल्यूज हैं 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। सबसे पहले x वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लो। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय 5 0.12। 15 का 1 बाय 15 करोगे 0.067। 25 को 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी से। हमें गिवन है 5, 15, 10, 15, 5। सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। ये जो टोटल आएगा समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x, इसको हम यूज करेंगे हमारे हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला में, विच इज n 50 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। 50 डिवाइडेड बाय 2.95, हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 17। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूला देखो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय 1 बाय m। So the formula for discrete series and continuous series is same. The difference is discrete series में हम reciprocal x का करते हैं and continuous series में हम reciprocal m का करते हैं। m क्या होता है हमारा? मिड पॉइंट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हमारे पास x गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमने m कैलकुलेट करा। मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 बाय m निकालो। 1 बाय 5 0.2, 1 बाय 15 0.067। थर्ड स्टेप फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय m से। इन सबका टोटल हमारा आया 2.95। ये टोटल क्या है हमारा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय m। n क्या है हमारा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। So 50 divided by 2.95, हमारा हार्मोनिक मीन आया 17। So I hope हार्मोनिक मीन समझ आया। हार्मोनिक मीन इज सिंपल, इट्स जस्ट दैट आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी तक आप समझ गए होंगे दैट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। द टास्क इज दैट आप क्या करो, एक make a note, make a list of all the formulas that you have to study in your business statistics, because every chapter has lot of formulas. So best approach क्या है? आप short notes बनाओ formulas का, then revise it every day. So आपको easily आप remember, आप recall कर सकते हो। ठीक है? So just like simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean, simple geometric mean and weighted geometric mean, ऐसे ही अब हमारे पास अभी हमने करा सिंपल हार्मोनिक मीन,
अब हम देखेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है। सो वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ वेट डिवाइडेड बाय 1 रेसिप्रोकल ऑफ a, 1 by a into weight 1, 1 by b into weight 2, 1 by c into weight 3। जब भी वेटेड होगा ना कोई भी चीज, वेटेड अरिथमेटिक मीन है, वेटेड जीएम है, वेटेड एचएम है, हार्मोनिक मीन, इन सब में सारी एक्स वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई होंगी वेट से। So weighted is when there are weights given. So harmonic weighted mean का फॉर्मूला क्या है, summation of weight divided by summation of weight by x। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। So a cyclist covers his first 5 kilometers at an average speed of 10 kilometer per hour। So there is a cyclist है जो अपने first 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। 3 किलोमीटर नेक्स्ट 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर करते हैं, एंड द लास्ट 2 किलोमीटर्स वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं। तो हमारे पास स्पीड है 10, 8 एंड 5 एंड डिस्टेंस है पहले 5 किलोमीटर्स, देन नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स एंड नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स। सो वी हैव स्पीड एंड वी हैव डिस्टेंस। सो हार्मोनिक मीन कैसे होगा, जो हमारी स्पीड है राइट, जो हमारी स्पीड है वो हमारी एक्स वैल्यूज हो गई, और जो वेट क्या है हमारा, कितना डिस्टेंस कवर करा, 5 किलोमीटर 3 एंड 2 किलोमीटर। सो हमने सारे डिस्टेंस 5 प्लस 3 प्लस 2 करा तो हमारा 10 समेशन ऑफ वेट आ गया। एंड नीचे हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ आर वेट। वेट कितना है आपके पास, फर्स्ट केस में 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 1 by 10 करा, देन 3 किलोमीटर कवर करा, वेट मल्टीप्लाई बाय 1 by 8, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 5। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला में वेट डिवाइडेड बाय 1 by a, वेट 2 डिवाइडेड बाय 1 by b, वेट 3 डिवाइडेड बाय 1 by c। सो इस केस में डिस्टेंस हमारा वेट है और स्पीड हमारा abc है। सो जब हम ये फाइनल कैलकुलेट करेंगे हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन आ जाएगा 7.843 किलोमीटर। सो दिस इज आवर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। नाउ देयर इज अ नोट, read it. Uses of geometric mean. See students, geometric mean is used to find out the average percentage increase in sales, production, population और other economic और business services। So geometric mean जो होता है वो specifically, geometric mean आपको याद है अभी हमने डिस्कस करा था जिसमें हम log values यूज करते हैं, anti log यूज करते हैं। It is used to find out the average percentage increase in sales, production, population और other economic और business services। अब जो हार्मोनिक मीन है जो हमने अभी डिस्कस करा, it is useful for computing the average rate of increase in profits of a concern, average speed at which a journey has been performed और the average price। अभी आपने देखा जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा that relates to average speed, हमारे पास स्पीड थी, डिस्टेंस था। तो जब भी आपके पास एवरेज स्पीड हो, डिस्टेंस हो या आपको कैलकुलेट करनी हो तो हम एवरेज स्पीड हो, एवरेज प्राइस हो, इन सच केसेस में वी विल बी यूजिंग हार्मोनिक मीन। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो मीन इज ओवर। हमने ऑल टाइप्स ऑफ मीन डिस्कस करे, अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस करा, हमने ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करा, हमने हार्मोनिक मीन डिस्कस करा, इन सबके हमने फॉर्मूलाज डिस्कस करे। सो लेट्स नाउ move to median. So this is now an interesting topic. Median and mode both are very interesting. Median हम सबको पता है क्या होता है, median refers to the middle value in a distribution. It splits the observation into two halves. हम कहते हैं ना this value is the middle value. Median क्या होता है, the central most value, middle value. As distinct from the arithmetic mean, which is calculated from the value of every item in the series, median is called the positional average. So median क्या होता है, सबसे पहले कोई भी central value, middle value of the distribution is the median, and median को हम क्या बोलते हैं, positional average.
सो अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। देखते हैं, सबसे पहले नंबर वन स्टेप इज अरेंज द डेटा इन द सेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डेटा को असाइन करो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n प्लस वन बाई टूथ आइटम। यहाँ देखो, साइज ऑफ n प्लस वन बाय nth आइटम, n प्लस वन बाई टूथ आइटम। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। अभी के लिए रिमेंबर करो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या है मीडियन का? n प्लस वन बाई टू विथ आइटम। अब एक एग्जाम्पल, from the following data of a monthly income of 7 employees of a company, compute the median। आपके पास डेटा है 7 एम्प्लॉइज का, और ये देख के आपको समझ आ रहा है कि ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यूज है, x की वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज। मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 8, then 9, then 10, then we have 14, 15, 16। डेटा को अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7, 7 प्लस वन 2, 7 प्लस वन बाई टू, 7 प्लस वन इज 8, 8 बाई टू इज फोर्थ आइटम। सो फोर्थ आइटम चेक करो, 1, 2, 3, 4। फोर्थ आइटम इज 14,000। फोर्थ आइटम की वैल्यू आपकी 14,000 है। सो योर मीडियन इनकम इज 14,000। Is it clear? Moving on, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ये भी आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का है, बट यहाँ पर आप एक चेंज नोटिस करोगे। यहाँ पर हमारे पास देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास और नंबर्स थे। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 7। और अब इस केस में आप देखोगे टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन है। टोटल 10 डेटा है, 10 सीरीज है। आपके पास जो भी वीकली वेज गिवन है, आप इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 1384, 1391, 1407। देन मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। n क्या है आपके पास? अब इस केस में आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। 10 प्लस वन करो 11, 11 बाई टूथ आइटम करो 5.5। नाउ आप देखो आपके पास फिफ्थ पे डेटा है 1591, सिक्स पे है 1672। सो 5.5 आइटम फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ फिफ्थ आइटम विच इज 1591, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम 1672। इन दोनों को आप एवरेज ले लो, डिवाइड बाय 2 करो। ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज योर मीडियन वेज। जब भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आपके पास इवन नंबर्स का ग्रुप होता है, तब आपके पास डेसिमल में आइटम आती है, तो उसको आप एवरेज लेकर वैल्यूज का सॉल्व करते हो। मीडियन क्लियर है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्यूमुलेटिव CF निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। नाउ look at the cumulative frequency column and find that total which is either equal to n plus 1 by 2th or next higher than that, and determine the value of the variable corresponding to this that gives the value of median। So अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये स्टेप क्लियर होंगे और इजीली कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं मीडियन। अब ये हमारे पास टोटल 122 एम्प्लॉइज हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन आप देखो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। इनकम है आपके पास, दिस इज योर x, और आपके पास f है। यू हैव x वैल्यूज, यू हैव f वैल्यूज। मीडियन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप CF कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी 16 है तो फर्स्ट इज CF इज 16। सेकेंड आपके पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी 24 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 16 प्लस 24 40। नेक्स्ट 40 प्लस 26 66, 66 प्लस 30 96, 96
प्लस 20 116, 116 प्लस 6 122। सो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है मीडियन के केस में जब हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम CF भी नहीं निकाल सकते, विच इज वेरी ऑब्वियस। अब हम अपने मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। अब n क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 122। आप देख सकते हो टोटल फ्रीक्वेंसी 122 आ गई। 122 प्लस 1 बाई 2 करा तो हमारे पास आया 61.5 आइटम। 61.5 आइटम आपका मीडियन है। अब आप अपने CF में देखो 61 कहाँ लाई करेगा? यहाँ तो 96 से हायर वैल्यूज हैं या 40 से हायर हैं, और यहाँ आप देख सकते हो 66 तक वैल्यूज हैं। सो पॉसिबिलिटी है आपका मीडियन यहाँ लाई करेगा, या 40 तक है या 66 तक है, तो 61 विल ऑब्वियसली कम दिस हेयर। सो 61.5 आइटम आप अपने CF में चेक करोगे तो आप देखोगे आपका मीडियन वैल्यू x वैल्यू इज 250। सो योर मीडियम इनकम इज 250। सो मीडियन का अब हम लास्ट पार्ट पे हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्टूडेंट्स, वन थिंग टू नोट इज कि जब भी मीडियन हम इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे या डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता था साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, देन फॉर्मूला लगाओ साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। बट व्हेन वी डू इट, जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे मीडियन, तो हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा n बाई 2। सी स्टेप 1 क्या कहता है? डिटरमाइन द पर्टिकुलर क्लास इन विच द वैल्यू ऑफ मीडियन लाइज। सबसे पहले क्लास फाइंड आउट करो n बाई 2 से। स्टेप 2 इज आफ्टर ascertaining the class which median lies, the following formula। मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो सबसे पहले हम एक मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं n बाई 2 से, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। I क्या होता है? I इज योर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लुक एट दिस। आपके पास the following tables give you the distribution of the marks secured by some students। आपके पास एक continuous series है, आपके पास marks हैं intervals में 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and आपके उसके सामने आपके पास frequency है 40 to 48, 120, 84, 48, 36, 31। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 42, 42 प्लस 48, 90, 90 प्लस 120, 2110, 2110 प्लस 84, 294 एंड सो ऑन। आपने CF निकाला। हमने देखा था अब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन क्लास के लिए? साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। n क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ टोटल कितना आया मेरा CF 409। 409 बाई 2 इज 204.5, 204.5 आया मेरा मीडियन। अब 204 आप चेक करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा। यहाँ तो 294 एंड अबव है, यहाँ 342 एंड अबव है। यहाँ पर आएगा हमारे पास ये 294 तक डेटा आता है, नॉट अबव। यहाँ 90 तक डेटा आता है, तो 204 हमारा कहाँ लाई करेगा? 210th में, 210 में। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो दैट 30 to 40 इज योर मीडियन क्लास। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है? L1, L1 इज द लोअर लिमिट। आप देख सकते हो मीडियन 30 to 40 के ग्रुप में लाई करता है, दिस इज योर मीडियन क्लास। L1 लोअर लिमिट 30 है, n बाई 2, n क्या है आपका? 409 बाई 2 कितना आया? 204.5। सी
30, 204.5. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है ऑफ द प्रीवियस क्लास. 30 to 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 210, बट हम हमेशा कंसिडर करते हैं फॉर्मूला में CF ऑफ द प्रीवियस क्लास, CF 0 90, और 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 120. सो 205 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 120, क्लास इंटरवल 10. आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास मीडियन आ जाएगा 39.54. मीडियन समझ आया कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा को अरेंज करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, साइज ऑफ n by 2th आइटम निकालो, मीडियन क्लास फाइंड आउट करो, फिर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास आपको पता लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास, क्लास इंटरवल, आप सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला डाल के अपना मीडियन. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द फाइनल स्टेप ऑफ दिस लेक्चर. आज हमने अभी तक मीन कवर करा, मीडियन कवर कर लिया, एंड दिस वाज द फाइनल स्टेप, फाइनल सेशन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट मोड. अब हम डिस्कस करेंगे मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड योर कॉन्टिन्यूस सीरीज. सो मोड होता क्या है स्टूडेंट्स? मोड एक ऐसी वैल्यू होती है दैट अपीयर्स फ्रीक्वेंटली. आपके किसी भी डेटा में जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स अपीयर होती है हम उसे मोड कहते हैं. The mode is defined as the most frequently occurring value. जो वैल्यू सबसे ज्यादा अकर करती है हम उसे मोड कहते हैं. Thus, mode is that value of observation which occurs the greatest number of times. Same बात, जो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा अपीयर होती है, सबसे मैक्सिमम टाइम्स आती है, दैट इज योर मोड वैल्यू. अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज. In case of individual observation, the mode is that value which is repeated the maximum number of times. अब एक एग्जाम्पल देखो, आपके पास कुछ 10 वैल्यूज हैं और कुछ मार्क्स हैं, 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15 एंड 10. अभी आप देखो इन वैल्यूज में कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम आ रही है. 27, 27 यहाँ भी आया, 27 यहाँ भी अपीयर हुआ, 27 यहाँ भी है, एंड देयर इज नो अदर वैल्यू, और कोई भी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही है, नॉट इवन 2 टाइम्स. एवरी अदर वैल्यू इज अपीयरिंग 1 टाइम. So the value which is occurring more than once is your mode value. हम कह सकते हैं in this case mode is 27 marks. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मार्क्स 10 है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 1, 12 भी 1, 15 भी 1, सिर्फ 27 मार्क्स हैं जो 3 स्टूडेंट्स क्या है. आप यहाँ से चेक करो 10 भी 1 स्टूडेंट का ही है और कोई 10 नहीं है, सिर्फ 27 मार्क्स ही हैं जो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं. इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू की है, कितने मार्क्स की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 3 ऑफ मार्क्स 27. सो आवर मोड इज 27 मार्क्स. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में समझ गए, आपको डायरेक्टली डेटा देख के ही बाय इंस्पेक्शन मेथड ही आप समझ जाओगे मोड कैसे आता है. Now comes a little important part, not I can say a tricky thing, it's a little complex. आप इस केस में डिस्क्रीट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है, ये आपने पहले करा होगा. सो जस्ट टू रिकैप फॉर यू गाइस, डिस्क्रीट सीरीज में हम 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं मोड. वन इज इंस्पेक्शन मेथड एंड वन इज ग्रुपिंग मेथड. अब देखो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि आपको देखते ही समझ आ जाए कि क्या मोड है. अब आपके पास कुछ वेजेस हैं एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हैं. अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मोड क्या है हमारा 225, बिकॉज 21 पीपल आर गेटिंग वेज ऑफ 225. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 21. सो मोड क्या हो गया हमारा, मोड वैल्यू क्या है, मोड वेजेस 225. ये तो हमने देखकर ही बता दिया, तो हम इसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड. अब देखते हैं ग्रुपिंग टेबल से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सी मोडल वेज हमारा 225 आया क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी. अब हम बात करते हैं कि हम ग्रुपिंग मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं. सी इन ग्रुपिंग मेथड
Values are first arranged in the ascending order and the frequency against each item are properly written. देखो मीडियन हो मोड हो, पहले तो आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. अब ग्रुपिंग टेबल क्या कहता है, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए सब लोग. ग्रुपिंग टेबल में हम 6 कॉलम्स बनाते हैं. कॉलम 1 क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वो ही लिखेंगे. कॉलम 2 में आप फ्रीक्वेंसी को ग्रुप करते हैं दो दो के ग्रुप में. कॉलम 3 में आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकंड थर्ड को ग्रुप करोगे दो दो के ग्रुप में, फिर थर्ड फोर्थ को ग्रुप करोगे, फोर्थ फिफ्थ को ग्रुप करोगे, फिर सिक्स सेवन्थ को ग्रुप करोगे. कॉलम 4 में आप तीन तीन का पेयर करके फ्रीक्वेंसी ग्रुप होगी. कॉलम 5 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सेकंड थर्ड फोर्थ को ग्रुप करोगे, तीन तीन को ग्रुप करोगे. कॉलम 6 में पहली दो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन तीन की पेयरिंग होगी. आई नो अभी आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड करेगा, बट व्हेन वी डू इट, व्हेन वी सी द एग्जांपल, ये बहुत सिंपल एंड इजी है. इट्स जस्ट दैट हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ वी कैन ग्रुप, हाउ वी कैन solve the mode using the grouping method. Okay, let's see the example. अब हम यही वाले एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं. तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था डिस्क्रीट सीरीज का. अब इसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे. देखो हमारे पास कुछ वेजेस हैं विच इज आर एक्स वैल्यू 127, 175, 225, 275, 325, 375. अब इसके अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 21, 6, 4, 2, राइट. अब इसको ग्रुपिंग टेबल से हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो ग्रुपिंग टेबल क्या कहता है, सबसे पहले अब आप अपने वेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में करो. सो 127 के बाद 175, 225, एक्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करा. सिमिलरली जो 127 की फ्रीक्वेंसी है वो लिखो, 175 है वो लिखो, इनको आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में. सेकेंड स्टेप, आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो कॉलम 1 में आपको जो इनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिखो. कॉलम 2 में आपको क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है 2 2 की. कॉलम 2 में ग्रुपिंग करनी है 2 2 की. सो 3 एंड 8 को ऐड करो, ग्रुप करो. 3 और 8 को ऐड करो, क्या आया 11, सेंटर में लिखो 11. नेक्स्ट आइटम्स क्या है 21 एंड 6, इन दोनों को ऐड करो, ग्रुप करना, ऐड करो. 21 प्लस 6 कितना हुआ 27. नेक्स्ट टू वैल्यूज क्या है 4 एंड 2, इनको आप ग्रुप करो, क्या आया 6, राइट. नेक्स्ट थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं 2 2 की, लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ 3 को छोड़ दो, 3 के बाद से ग्रुपिंग करो 2 2 की. 8 और 21 को ऐड करो 29, 6 और 4 को ऐड करो 10, लास्ट वैल्यू छोड़ दो क्योंकि ग्रुपिंग तो दो दो की करनी है. अब फोर्थ कॉलम में हम ग्रुपिंग करते हैं 3 वैल्यूज की. सो पहले 3, 8 एंड 21, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके सेंटर में लिखो 30. फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ग्रुप करो, ऐड करो, 6 प्लस 4 प्लस 2, 12. सो फिफ्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, हम तीन तीन की ग्रुपिंग करते हैं, बट जस्ट लाइक योर थर्ड कॉलम हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे. 8 प्लस 21 प्लस 6, 35. अब नीचे अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं इसलिए ग्रुपिंग नहीं हो सकती. अब जो हमारा सिक्स्थ कॉलम है उसमें हम तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, बट जो पहली दो फ्रीक्वेंसी है उनको छोड़ दो. 3 की नहीं होगी, 8 की नहीं होगी. नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज हैं 21 प्लस 6 प्लस 4, 31. स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स है ना, आप इनको अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस कॉलम में कैसे ग्रुपिंग करनी है. ओके, नेक्स्ट आफ्टर ग्रुपिंग हमारे को क्या करना है, हर कॉलम में से आपको मैक्सिमम वैल्यूज जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट काउंट है, उसको सर्कल करो. यहाँ देखो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 21, इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है 27, थर्ड कॉलम में 29, फोर्थ में 30, फिफ्थ कॉलम में 35 एंड सिक्स्थ में इज 31. अब हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं. जो भी आपकी एक्स वैल्यूज हैं, वेजेस हैं, उनको आप टॉप रो में लिख दो. 127, 175, 225, 220, 275, 325 एंड 375.
ये जो आपने वर्टिकली लिखी थी इनको अब हॉरिजॉन्टली एनालिसिस के लिए आप लिखो अपनी एक्स वैल्यूज, और यहाँ पर आप अपने कॉलम बना लो। कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनाए थे। अब सबसे पहले चेक करो, कॉलम 1 में हमने देखा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 21, उसके अगेंस्ट कौन सी एक्स वैल्यू है 225। तो कॉलम 1 में हाईएस्ट वैल्यू है 225 के आगे, सो यू जस्ट पुट अ टैली नंबर 1। अब कॉलम 2 में आप देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 27। ये 27 किसका ग्रुप है, किसका सम है 225 का और 275 का। तो आप कॉलम 2 में 225 पे भी एक टैली मार्क डालो, एक 275 में डालो। अब कॉलम 3 में हाईएस्ट क्या है 29। 29 किसका सम है 175 एंड 225 का। ये जो मैं सम कह रही हूँ इसका मतलब है ये किन दो फ्रीक्वेंसी के सामने ग्रुप हो रहा है, 175 एंड 225। जस्ट लाइक दैट जब आप 6 कॉलम्स तक कर लोगे तो आपके पास जो भी टोटल हाईएस्ट आएगा, यहाँ पर 6 आया, किसके अगेंस्ट आया 225। So since the value 225 has come largest time, so our model wage is 225. So this way हम मोड निकाल सकते हैं ग्रुपिंग टेबल से, जिसमें हमें सबसे पहले ग्रुपिंग करनी होगी, उसके बाद इनका एनालिसिस करना होगा। इट्स इजी, एक बार अपने आप करोगे प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन लास्ट सेक्शन, कॉन्टिन्यूस सीरीज। मोड हम कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, देखिए स्टूडेंट्स, इन कॉन्टिन्यूस सीरीज सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना होगा। या तो आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करो या ग्रुपिंग टेबल, आपको पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। वेदर यू आर डूइंग मीन, वेदर यू आर डूइंग मीडियन, आपको बता देंगे दैट डू इट विद द डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और डू इट विद द assume mean method। जस्ट लाइक दैट मोड के लिए भी आपको बता देंगे कि आपको ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करना है या इंस्पेक्शन मेथड। So the value of mode is determined। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 plus F1 क्या होता है, frequency of the current class minus F0 frequency of the previous class divided by 2F1 frequency of the current year minus frequency of the previous class and minus F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। F0 मतलब एक पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब करंट जो आपकी मॉडल क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 आगे वाली नेक्स्ट आइटम की फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय I इज योर क्लास इंटरवल। सी F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग आगे वाली, एंड F0 करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, मोड को हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन भी कह सकते हैं। कभी कभार हमें ये 1 मार्कर आ जाता है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको मीन बताया है, मीडियन बताया हुआ है डायरेक्टली, और आपको मोड निकालना है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन एंड कैलकुलेट द क्वेश्चन। सब एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, how to calculate the mode of the following frequency distribution। See, हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल का यूज करेंगे। ग्रुपिंग टेबल कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को आप यहाँ पर लिखो सारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लिखा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसको आप अपना कॉलम 1 बनाओ। अब हम आपको ग्रुपिंग टेबल से मोड निकालने के लिए 6 कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं। सो कॉलम 1 में कुछ नहीं होता, आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। कॉलम 2 में आप 2 की ग्रुपिंग कर रहे हो, पहली 2 आइटम्स, नेक्स्ट 2 आइटम्स, नेक्स्ट 2 आइटम्स। कॉलम 3 में फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 को छोड़कर नेक्स्ट 2 आइटम्स की ग्रुपिंग, 10 और 15 की ग्रुपिंग, 14 एंड 10 की ग्रुपिंग, 5 एंड 3 की ग्रुपिंग। कॉलम 4 में हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, टॉप 3, 10, 5, 10, 15, देन नेक्स्ट 3, 14, 10, 5। कॉलम 5 में फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर नेक्स्ट 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 10, 15, 14, देन 10, 5, 3। कॉलम 6 में लीव फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी, पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी की 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 39। यही स्टेप्स थे ग्रुपिंग टेबल के। आफ्टर दिस
हम एक एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारी जो वर्टिकली एक्स वैल्यूज हैं, अब इनको हम हॉरिजॉन्टली लिखोगे ऐसे, कॉलम 1 2 3 4 5 6 यहाँ बनाओगे। अब हर कॉलम में जो भी हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको सर्कल करो। सर्कल करने के बाद कॉलम 1 में 15 आ रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 15 किसके अगेंस्ट है, एक्स वैल्यू 2030, 2030 में 1 टैली मार्क। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 29, 29 किसके आगे अगेंस्ट आ रही है, देखो किस दो का टोटल है, इनके आगे क्या है, 2030 एंड 3040 के सामने आ रहा है 29, तो 1 डेटा आप 1 मार्क डालोगे आप 2030 में, देन 3040 में 1 मार्क। देन थर्ड कॉलम में देखोगे हाईएस्ट है 25, किसके सामने आ रहा है 1020 के, तो एक मार्क 1020 के, एक आ रहा है 2030 के। फोर्थ कॉलम में देखो कि 30 किन का सम आ रहा है, 3 के आगे आ रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 के 30 के सामने है, तो आप 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30 में 1 मार्क। जस्ट लाइक दैट आप हर कॉलम का टोटल टैली मार्क्स डालोगे। मैक्सिमम टैली मार्क देखो 6 आया है, सो हमारा मॉडल क्लास आई 20 to 30। अब हमें पता चल गई मॉडल लाइज इन, हमारा मोड लाई करता है 20 to 30 के बीच में। अब 20 to 30 में हमारा मोड लाई करते हैं, हमें ग्रुपिंग टेबल से मॉडल क्लास पता चल गई। अब हमें पता है कि F1 इसकी करंट फ्रीक्वेंसी 15, ये F1। F0 क्या हो गई, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, F2 क्या हो गई, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 14। सब हम ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L1 लोअर लिमिट 20 है, F1 15 माइनस F0, then 2F1 minus F0 minus F2 multiply by the class interval कितना है 10 10 का, सी 10 20 to 30 के बीच में कितना गैप है 10। when we solve this हमारा आ जाएगा मोड, so mode is our 28.33। so students फाइंडिंग आउट मोड इज इजी, इट जस्ट दैट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर मोड आपको ग्रुपिंग टेबल से निकालना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो स्टूडेंट्स, अगर ग्रुपिंग टेबल में गलती कर दी तो आपने गलत मॉडल क्लास निकाली, देन यू हैव यूज द रॉन्ग, अप्लाइड द रॉन्ग वैल्यूज, तो आपका मोड पूरा कैलकुलेशन गलत होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रुपिंग टेबल को आप बहुत करेक्टली कैलकुलेट करें, वैल्यू करें। सो दैट्स ऑल। अभी तक हमने मीन डिस्कस करा, मीडियन डिस्कस करा, मोड डिस्कस करा। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस, जो जिसकी क्वेरीज हैं। So the first query is, ma'am, please share the notes. Don't worry, students. So by tomorrow, I'll give you an update that how we are about to share the notes by next class. Tomorrow is the last session for business math and statistics, and उस सेशन में मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये नोट्स मैं कैसे शेयर करूंगी। एंड सून इन फ्यू डेज टाइम ये जो वीडियोज हैं ये SOL की साइट पर अपलोड हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बट ये नोट्स कैसे शेयर करूंगी इसके लिए मैं आपको कल डेफिनेटली बताऊंगी। ओके मैम, रिपीट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, इट tells us about a value that defines the whole set of data। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताती है एक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं
जो आपके पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सकती है. सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड. मीन में हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. मीडियन पढ़ा हमने, मोड पढ़ा. सो दीज आर आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनके बेस पे हम पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वन क्वेश्चन इज हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन में से ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है. सो दीज बोथ आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स. आपको देर इज नो वेटेज दैट हार्मोनिक मीन इज मोर इम्पोर्टेंट. सो यू हैव टू कवर बोथ ऑफ दीज. कुछ भी आपसे पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है. यस, आप लोगों को एवरी टाइम दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग बार बार पूछ रहे हैं, दैट मैम हमें लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे. यस, डेफिनेटली आप लोगों को लॉग टेबल गिवन होगा. इन केस आपको लॉग टेबल एग्जाम्स में नहीं प्रोवाइड किया, देन आपको क्वेश्चन में ही लॉग वैल्यूज के आंसर मिलेंगे. सो डोंट वरी अबाउट द लॉग वैल्यूज. So those who have doubts with the geometric mean, I'll say go back, open your books. आज आपने एक brief lecture अभी देखा. Open your books and go and read it again. Then आपको बहुत ज़्यादा clarity मिलेगी, because this is something you have just read, you have just understand. थोड़ा सा और पढ़ोगे और detail में समझ आएगा. So how can somebody is asking, how can I learn all the formulas? So it's nobody can learn all the formulas in a day's time, so it's take a lot of time and practice. That's why I'm saying that make a notes of all the formulas, write formulas chapter wise, and then every day just give a quick reading, ताकि जब आप practice करोगे question, you have one formula book, you can directly refer to your notes and apply the formula. And it's all about practice. See, आप कुछ भी एक दिन में ना 1 days time और 2 days time आप सारे formulas याद नहीं रख सकते, because nobody has that strong memory power. So it's all about practice. When you practice lot of questions, then you definitely able to recall all the formulas. Yes, एग्जाम में आता है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आता है. डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन, मोड. आई होप आफ्टर दिस लेक्चर आपने पूरा 2 आवर का सेशन लिया, अब आप लोगों को खुद क्लियर हो गया होगा मीन क्या होता है. मीन इज एवरेज, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, एंड मोड इज द वैल्यू विच अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू. So any easy method to find geometric mean without logs? No students. The only easy way to find out geometric mean is using the log table. So I have one question regarding somebody is asking regarding the last class कि amount और principal में differentiate करने में problem आ रही है. See students, जब भी आपको question में लिखा होगा कि आपने इतना पैसा invest करा, so जो पैसा आपने invest करा, the sum of money you have invested now, that is principal. Principal क्या होता है? जो पैसा आप आज invest करते हो, the original amount. And sum क्या होता है? Amount क्या होता है? Amount is एडिशन ऑफ टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. जब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल, जितना पैसा आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और 3 साल बाद जितना आपको मिलेगा, दैट टोटल अमाउंट इज योर सम. अमाउंट बोलो, सम बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल आपका होता है ओरिजिनल बैलेंस. I think that's all. I have just looked at the top questions, and I think
That's all for the today's session. I can just tell you a brief about the tomorrow's class. In the tomorrow's lecture, we'll be discussing about the index number and time series. So all those students who want to understand the basics, the starting or the main topics from the examination point of view, we'll be covering all in tomorrow's lecture. कि index number क्या होता है, time series क्या होती है, and all the best. And what my advice to you is that after going through this session, just open your books and practice these questions, because after getting a lecture on mean